हेलो स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम इन प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। एंड स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम ये वाला वीडियो जो चाहिए है क्लास में, पूरा फुल चैप्टर चाहिए। मगर चलिए कोई बात नहीं, पहले इसी को स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसमें इसके पार्ट्स पढ़ेंगे। आगे हम जो जो चीज़ें आएगी इसमें पॉइंट्स पढ़ेंगे यानी पार्ट्स में। और सेकंड हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इसके पार्ट पढ़ेंगे। तो जो कि हम चैप्टर जो है पूरा डिटेल में जाने वाला है, तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे से आपको समझ में ये चैप्टर आने वाला है। तो अपनी कॉपी रेडी करिए, अपना पेन रेडी करिए और बच्चे शुरू हो जाते हैं हम आज की क्लास के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। तो बच्चों, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि इन सिंपल लैंग्वेज मैन्युफैक्चरिंग इज टू मेक अ प्रोडक्ट बाय हैंड। ये एक सिंपल सी कि आप कोई प्रोडक्ट अपने हाथ से तैयार करें तो वो भी क्या है, एक मैन्युफैक्चर है कि किसी चीज को आप तैयार कर रहे हैं। यानी हम प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, और वो भी बिना किसी मशीनरी, बिना किसी टूल की हेल्प से। तो वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। पर आजकल का जो सिनेरियो है, आजकल के हिसाब से ये मतलब जो है बच्चों पूरी तरीके से बदल गया है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है बच्चों? जिससे हम कोई यूजफुल प्रोडक्ट तैयार करते हैं और एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स या फिर टूल्स। उसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ठीक है बच्चों, चले आगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक छोटा सा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो जब बच्चों आयरन ओर की प्रोसेसिंग की जाती है, यानी उसको जब कन्वर्ट किया जाता है, तो उससे एक यूजफुल प्रोडक्ट और वैल्यूएबल प्रोडक्ट स्टील मिलता है। उसी तरीके से ये जो आपको दिख रहा है कॉटन बॉल्स, उससे फैब्रिक, कॉटन के क्लोथ्स बनाए जाते हैं। उसी तरीके से ये जो वुड पल्प होता है, ठीक है, वुड पल्प होता है, उससे जो है वो पेपर बनाया जाता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज क्या मैं डिस्कस करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं इम्पॉर्टेंट चीज ये डिस्कस करने वाली हूँ कि जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनको प्रोसेसिंग के द्वारा या प्रोसेसिंग के थ्रू जब हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, और वो भी प्रोडक्ट कैसा, वैल्यूएबल, ठीक है, और उसका हम इस्तेमाल जो है वो ज्यादा कर सकेंगे। जैसे हमने ऊपर देखा ना कि आयरन ओर, पहला एग्जाम्पल हमने आयरन ओर का लिया था। तो इससे वैल्यूएबल स्टील है, ठीक है, इसको हम और ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो ये तब हुआ जब आयरन ओर की प्रोसेसिंग की गई, तब ये जो स्टील है ये वैल्यूएबल था, लेकिन स्टील ये ज्यादा वैल्यूएबल बन गया। तो इससे हम फर्दर मशीन्स यूज कर सकते, बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं। और घर में देखना आप, कितनी सारी चीजें आपकी, ये जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तो स्टील की कितनी सारी चीजें जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो बच्चों पहले इंडस्ट्री क्या होती है, पहले इसको तो समझ ले, उसके बाद तो हम बढ़ेंगे आगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि रॉ मटेरियल से, क्या पढ़ा, रॉ मटेरियल से यूजफुल और वैल्यूएबल प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं और उनको प्रोसेस करके, ठीक है, उनकी प्रोसेसिंग होती है। और जहां पर उनकी प्रोसेसिंग होती है तभी तो वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट, हमने आयरन ओर से क्या बनाया था, स्टील बनाया था। लेकिन जहां पर उसकी प्रोसेसिंग होती है, या एक ऐसा प्लेस जहां पर एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट तैयार होता है, वही जगह कहलाती है इंडस्ट्री। तो अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें, एन इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर्स यानी जहां पर वो चीजें तैयार करने वाले लोग हैं, जहां पर वो मशीन्स है, जहां पर कोई पर्टिकुलर किसी तरह का गुड्स यानी सामान या सर्विस तैयार की जाती है, वो जगह होती है इंडस्ट्री। समझ आया? तो यहाँ पर लेकिन इंडस्ट्री ना सिर्फ रॉ मटेरियल को फर्निश्ड
फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे काम होते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, कई बार क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन क्या आता है, इंपॉर्टेंस, कोई 3 इंपॉर्टेंस बताओ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो हम पहली इंपॉर्टेंस लिख लेते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है द मैन्युफैक्चरिंग, साथ साथ लिखते चलते, इसीलिए मैंने ये जगह पहले नहीं लिखी। मैं कहा चलिए आप लोग के साथ साथ लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग। स्पेलिंग अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैम आपको स्पेलिंग तो आती ही नहीं, ठीक है। तो चलिए, ट्रांसफॉर्म्स नेचुरल sources into useful and sellable प्रोडक्ट्स। यानी कि जब रॉ मटेरियल को, यानी रॉ मटेरियल हमको कहाँ से मिलेगा, सीधी सी बात है नेचुरल रिसोर्सेज से ही मिलेगा, नेचुरल तरीके से ही मिलेगा। कोई यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है तो उस दौरान यूजफुल, सिर्फ वो चीज़ जो प्रोडक्ट बनता है सिर्फ यूजफुल ही नहीं बनता है, वो सेलेबल भी बनता है। हम उसको बेच भी सकते हैं और उससे मनी अर्न कर सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, इट ऑल्सो generate scope for employment and increases national earning through local and foreign ट्रेड, ठीक है। यानी इस प्रोसेस के दौरान रोजगार होता है, एम्प्लॉयमेंट, जब लोगों को जॉब मिलती है तो उसकी अपॉर्चुनिटी भी जो है वो बढ़ जाती है। ज़्यादा लोगों को जॉब मिलती है, जिससे ज़्यादा लोग पैसा अर्न करते हैं। ज़्यादा पैसा अर्न करने से हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज होती है। और वो क्या होता है, वहाँ पर जो ट्रेड होता है वो अपनी कंट्री में भी हो सकता है, अपने स्टेट में भी हो सकता है, और वो विदेशों में फॉरेन ट्रेड से भी पैसा अर्न किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक थर्ड पॉइंट और लिखवा रही हूँ, यहाँ पर आप पॉज कर लीजिएगा अगर आपने ये पॉइंट नहीं लिखी, आपकी बुक में है वैसे ही है। नंबर 3, एन इंडस्ट्री लेबर अर्न मोर वेजेस होता है जो आप मेहनत करते हो उसके बदले जो आपको सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एन एग्रीकल्चरल लेबर। यानी इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, उससे वो जो अर्न करते हैं, वो जो मनी है वो एग्रीकल्चरल लेबर की तुलना में ज़्यादा होती है। यानी इन लोगों से ये ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं। कौन लोग ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं? जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया? चले आगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बहुत से ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है, उनके साइज के हिसाब से, उनके नेचर ऑफ फिनिश्ड गुड्स के हिसाब से, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के हिसाब से, एंड ओनरशिप के आधार पर हमारी इस इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम साइज की बात करें तो साइज देखिए, कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्री। अब ये क्या होता है आगे हम एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, या नेचर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट के आधार पर देखें तो बेसिक इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री,
और सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के आधार पर देखें तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड, एनिमल बेस्ड, मिनरल बेस्ड, और ओनरशिप यानी मालिकाना हक के ऊपर अगर बात करें कि वो कंपनी किसकी, इंडस्ट्री किसकी है, तो पब्लिक बेस्ड हो सकती है, वो पब्लिक सेक्टर हो सकता है, वो प्राइवेट सेक्टर होता है, वो जॉइंट सेक्टर हो सकता है, वो कोऑपरेटिव सेक्टर हो सकता है। तो बच्चों इतनी सारी चीजें हमने पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। किसी भी इंडस्ट्री का साइज डिपेंड करता है इन 3 चीजों पे। अब वो 3 चीजें क्या है? कैपिटल, कैपिटल यानी मनी, ठीक है। सेकेंड चीज नंबर ऑफ लेबर, एम्प्लॉयड, ठीक है। नंबर 3 वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। तो ये 3 चीजों पर, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री का साइज डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे नंबर 1 पे कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री। ये सबसे छोटी इंडस्ट्री होती है कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री, जैसे इसका नाम ही है, ये मैन्युफैक्चरिंग की सबसे छोटी यूनिट होती है। कॉटेज इंडस्ट्री में चीज़ें तैयार करने वाले लोग अपने आसपास के ही जो लोकल मार्केट बोलते हैं वहीं से ही रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं और उस रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट जो है वो घर पर ही बनाते हैं। वहाँ पर उनके जो बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं बच्चों, वो भी उनका सहयोग करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप ले लो, पॉटर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये कुछ एग्जाम्पल मान लेते हैं इसके, ठीक है। बहुत सारे और भी है, वीवर्स हो गया, क्राफ्ट्समैन हो गए, ये कुछ एग्जाम्पल है किसके? कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री के। अगर हम बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सॉरी कॉटेज इंडस्ट्री की तुलना में थोड़ी सी जो है वो बड़ी होती है। यहाँ पर जो काम है थोड़ा ज़्यादातर जो है वो मशीनों से किया जाता है। यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को चलाने के लिए बच्चों कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि स्मॉल मशीन्स, सेकेंड चीज़ चाहिए कैपिटल, ये तो किसी भी चीज़ के लिए कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड नंबर 3 लेस ह्यूमन, कि कुछ ह्यूमन लोग यानी कुछ लोग भी चाहिए यहाँ पर काम करने के लिए। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो लोकल मार्केट में अगर अवेलेबल ना हो तो वो बाहर से भी लिया जा सकता है और यहाँ पर उसी से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है। और उसके बाद बच्चों एक चीज़ और यहाँ पर याद रखिए कि उसके बाद जो फिनिश्ड गुड्स होगा वो ट्रेडर्स के थ्रू ओपन मार्केट में जो है उसको क्या किया जाता है? सेल किया जाता है। समझ में आ गया? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे तो बच्चों एग्जाम्पल हो सकता है इसका पेपर गुड्स, ठीक है। यहाँ पर क्लॉथ आ गया तो यहाँ पर क्लॉथ को सिल कर वापस दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल आप फर्नीचर लिखा जा सकता है। ऐसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री की। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को रन करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो है हैवी मशीन्स, नंबर 2 वाइड variety of raw materials, number 3 large scale investment यानी कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर भी चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर भी ह्यूमन लेबर चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए यहाँ पर, लेकिन
मोर ह्यूमन, बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये 4 चीज़ें यहाँ पर चाहिए। इस तरह की इंडस्ट्री में कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और क्या हो सकता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और क्या हो सकता है, शिप बिल्डिंग, पेट्रोकेमिकल एक्सेट्रा, ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री के। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। जैसा हमने पीछे देखा कि फिनिश्ड प्रोडक्ट के आधार पर इंडस्ट्री को 2 कैटेगरी में बांटा गया था। कौन सी थी, एक बेसिक इंडस्ट्री थी, दूसरी कंज्यूमर गुड्स था। ठीक है, कंज्यूमर था, पीछे हमने नेचर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट पढ़ा था ना, तो जिसमें बेसिक इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री था, गुड्स नहीं था, कंज्यूमर इंडस्ट्री था। तो पहले हम बात करेंगे बेसिक इंडस्ट्री की। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस इंडस्ट्री में फिनिश्ड प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है, तैयार नहीं, यूज किया जाता है। ठीक है, इस इंडस्ट्री में क्या होता है, फिनिश्ड जो प्रोडक्ट है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। जैसे कि हमने पीछे देखा था कि आयरन ओर से क्या तैयार किया था, आयरन ओर से वैल्यूएबल प्रोडक्ट स्टील तैयार किया था, लेकिन यहाँ पर उसी स्टील से जो है वो आगे की मटेरियल तैयार किए जाएंगे, जैसे मशीन तैयार की जा सकती है, या फिर बाकी जो टूल्स है, स्टील से जो बनने वाले टूल्स हैं, ठीक है, वो तैयार किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री भी कहा जा सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में ऐसे प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसे एडिबल ऑयल हो सकता है, टी हो सकता है, सोप हो सकता है, ब्रेड हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बिस्किट हो सकता है। तो यानी कि कंज्यूमर यानी ग्राहक जो चीजें परचेज करते हैं, तो यहाँ पर इस इंडस्ट्री में ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसका कि कंज्यूमर यानी ग्राहक हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा टॉपिक, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस आधार पर, किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज के आधार पर रॉ मटेरियल्स को, यानी रॉ मटेरियल्स पर, सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, उनको आगे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में। तो इस इंडस्ट्री में, जैसे इसका नाम ही बता रहा है, एग्रो बेस्ड यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एज अ रॉ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एज अ रॉ प्रोडक्ट यूज किया जाता है, जैसे टी हो गया एग्जाम्पल में, जैसे शुगर हो गया, या फिर अच्छे से लिख लेते हैं, इतनी भी जल्दी क्या है ना, शुगर हो गया, कॉटन टेक्सटाइल, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री की। इसमें ये ऐसी इंडस्ट्री है जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट को एज अ रॉ प्रोडक्ट यूज करती है, और उसी से ही जो है वो फाइनल प्रोडक्ट तैयार करती है। ठीक है, इसी कारण इसको फॉरेस्ट बेस्ड यानी जो जंगलों से मिलने वाला रॉ मटेरियल है, इसीलिए उसको फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री भी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ सकता है, पेपर हमने पीछे देखा, ये वुड पल्प से बनता है। इसमें एग्जाम्पल आ सकता है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फर्नीचर एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें रॉ प्रोडक्ट जो है वो किससे लिए जाते हैं, एनिमल से लिए जाते हैं रॉ प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, जैसे आंटी ये मिल्क ले रही है, वो एग हो सकता है, लेदर हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है इसके अलावा भी, लेकिन हमारे को कुछ एग्जाम्पल याद रखने, तो आप याद रख लीजिए, मिल्क, एग, लेदर एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री,
ऐसी इंडस्ट्री जो अपने रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है, रॉ प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल के लिए मिनरल्स पर डिपेंड करती है, और जब मिनरल मिलेंगे तभी उससे फाइनल गुड्स जो है वो तैयार किया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल कर बात करें तो आयरन एंड स्टील हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, कॉपर हो गया, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, तो बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडस्ट्री के आधार पर इंडस्ट्री को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। जब किसी एक इंडस्ट्री का ओनरशिप या फिर उस पर उसका मालिकाना है हक जो है, सिर्फ ओनरशिप ही नहीं, ओनरशिप तो होगा ही होगा, साथ में उसको कैसे रन करना है, उसका मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट के पास होगा। किसके पास होगा? गवर्नमेंट के पास होगा। तो ऐसे सेक्टर को बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, और गवर्नमेंट ही ऐसी इंडस्ट्रीज को बनाती है और उसको आगे रन करती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम है छत्तीसगढ़ से, तो हमारे यहाँ जो सबसे फेमस है वो है भिलाई स्टील प्लांट। तो हम इसी का एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले भिलाई स्टील प्लांट, हम कौन है, यानी प्राची फाउंडेशन जहाँ से बिलोंग करती है वो है भिलाई, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका? पब्लिक सेक्टर का। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 एग्जाम्पल कम से कम। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है इसके पब्लिक सेक्टर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो इस तरह की जो इंडस्ट्री होती है उस पर मालिकाना हक यानी ओनरशिप, और जो इसको मैनेज करता है यानी इसका जो रख रखाव या फिर मैनेजमेंट की कैसे काम करना होना चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसको मैनेज करता है वो कोई इंडिविजुअल अकेला आदमी भी हो सकता है, उसकी फैमिली भी हो सकती है, कोई और 2 फैमिली हो सकती है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत लोग जो यहाँ पर मनी इन्वेस्ट करते हैं। वो चाहे तो इस सेक्टर को आगे की फर्दर ग्रोथ के लिए लोन भी ले सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो किसी एक इंडिविजुअल जो भी जिसने भी इसमें पैसा लगाया है उसका ही होगा। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, एंड जो कि जमशेदपुर में है। दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं रिलायंस का। ठीक है बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉइंट सेक्टर की। तो इस तरह की इंडस्ट्री में मालिकाना हक यानी ओनरशिप और इसका जो मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है इंडियन ऑयल, रुचि बायोफ्यूल्स लिमिटेड, और इंडियन ऑयल हो गया, पेट्रोनास प्राइवेट एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, तो चलो नेक्स्ट हमारी बात आती है कोऑपरेटिव सेक्टर की। इस इंडस्ट्री में मालिकाना हक और इसे जो मैनेज करता है वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमूल बहुत फेमस है, जो कि कहाँ पर है बच्चों? गुजरात में है। और उसी तरह से लिज्जत पापड़, ठीक है, लिज्जत पापड़ जो कि महाराष्ट्र में है। तो आज क्या हो रहा है बच्चों, बहुत कंपटीशन जो है बढ़ते जा रहा है और बहुत सारी एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल जो कंपनी है वो इस दौर में उतर चुकी है। जैसे पेप्सी बहुत पहले आ चुकी है, कोको कोला, ठीक है, ये मार्केट में आ चुकी है और भारत में लगभग हर जगह जो है ये फैल चुकी है। इनके पास जो सबसे अच्छी चीजें होती है, इनके फैलने की जो मुख्य वजह है वो क्या है? एक तो लार्ज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सेकंड है बेटर टेक्नोलॉजी, थर्ड है स्टैंडर्ड,
क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये 3 चीज़ें हैं इन लोगों के पास जो बहुत इनकी बहुत ही स्प्रेड होने की वजह है, तो जिस कारण ये बहुत कम कीमत पर भी अपने इन प्रोडक्ट्स को यानी स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट को ये मार्केट में बेच देती है, जिसके कारण बड़ी बड़ी जो दूसरी यहाँ पर लोकल कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी भारत की ही बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये वाली एमएनसी जो है उनके डर की वजह बन गई है। तो इस तरीके से बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। कल हम एक दोबारा दूसरा टॉपिक के साथ बैठेंगे, तब तक फटाफट जाइए और रिवाइज करके वापस आइए।